इस गांव में रहते हुए लगभग 25 साल हो गए, लेकिन आज तक कभी खाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सका। नहीं रहने के लिए अच्छा घर है और नहीं पहनने के लिए अच्छे कपड़े। अब मैं परेशान हो गया है। धूलपुर गांव का रहने वाला माधव बहुत ही मेहनती युवक था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके जीवन में केवल निराशा ही थी। एक दिन उसके पास एक सिद्ध साधु बाबा भैरव आए। माधव, क्या बात है बेटा? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कोई समस्या है तो मुझे बताओ। बाबा, मुझे इस गांव में कितने साल हो गए और मैं मेहनत भी करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी वैसी की वैसी है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। बेटा माधव, तेरी किस्मत की लकीरें इस धूलपुर की मिट्टी में नहीं, बल्कि उत्तर दिशा में बसे रतनगढ़ में चमकेंगी। तुम वहां जाओ और अपना नया जीवन शुरू करो। रतनगढ़? पर बाबा, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मेरा तो वहां कोई नहीं है, नहीं घर है, नहीं कोई काम। मैं किसके सहारे वहां रहूंगा? तभी बाबा भैरव ने एक चमकता हुआ प्राचीन पितल का सिक्का माधव को देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये कोई साधारण सिक्का नहीं, तेरी सच्चाई और मेहनत का प्रतीक है। इसे हमेशा अपने पास रखना। जब तक ये तेरे पास है, तेरा भाग्य और तेरी सच्चाई हमेशा जीतेगी। बस आज ही रतनगढ़ के लिए निकल पड़। आपकी आज्ञा से राखो पर बाबा, मैं आज ही रतनगढ़ जाऊंगा। साधु की बात मानकर माधव बिना समय गंवाए रतनगढ़ की ओर निकल गया। बाबा ने सिर्फ रतनगढ़ ही जाने के लिए क्यों कहा? और भी तो बहुत सारे गांव हैं। एक रतनगढ़ को ही चुनने का जरूर कोई कारण होगा। अब ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। कुछ देर तक चलने के बाद माधव रतनगढ़ पहुंच गया। रतनगढ़ गांव दिखने में बहुत ही सुंदर और धनवान लग रहा था। इस गांव में बहुत सारे काम आसानी से मिल जाते थे। मैं इस गांव में पहुंच तो गया हूं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग अनजान हैं। मैं किससे बात करूं? कहाँ जाऊं? वो काम की तलाश में गांव में कुछ देर भटकता रहा। तभी उसे एक वही रहने वाला गांव का आदमी मिला। अरे भाई, तुम इस गांव के तो नहीं लगते और परेशान भी दिख रहे हो। क्या बात है भाई, जरा हमें भी बताओ। मैं पास के गांव धुलपुर का रहने वाला हूं। अब उस गांव में काम की कमी है और एक बाबा ने कहा कि तुम रतनगढ़ जाओ, वहां तुम्हारी किस्मत चमकेगी। इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। यहाँ तुम्हें हर जगह काम मिल जाएगा। सबसे पहले तुम धर्मचंद के पास जाओ, वहाँ तुम्हें अवश्य काम मिलेगा। माधव वहाँ से चलकर सीधा धर्मचंद के गोदाम पहुँचा। सेठ धर्मचंद अपने गोदाम पर ही थे। उसे देख माधव खुश हुआ और बोला, सेठ जी, मैं धूलपुर से आया हूँ। मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। आप जो भी काम देंगे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। काम तो है युवक, पर बहुत मेहनत का है। मेरे पास ये अनाज का बहुत बड़ा गोदाम है। तुम्हें दिन भर भारी बोरियां उठानी होंगी। चूहों और सीलन से अनाज को बचाना होगा। मैं तुम्हें महीने के 300 रुपए और 2 वक्त का खाना दूंगा। बोलो, मंजूर है? अरे बाप रे, बोरियां उठानी होगी। ये बोरियां तो कितनी भारी होती है। मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। लेकिन और कर भी क्या सकता हूँ? वैसे भी 2 वक्त का खाना भी तो दे रहे हैं। बोल देता हूँ, हाँ जी सेठ जी, मुझे बिल्कुल मंजूर है। लेकिन एक निवेदन है आपसे। मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। कृपया आप अपने गोदाम में रहने की इजाजत दें तो आपकी कृपा होगी। कोई बात नहीं, रहो। ये तो और अच्छी बात है। रात को भी गोदाम की रखवाली होगी। माधव हर दिन अनाज की बोरियां पीठ पर लाद कर यहाँ से वहाँ करता। वहाँ कोई साफ सुथरी जगह नहीं थी। अब माधव के कपड़ों और सांसों में हमेशा जूट की पुरानी बोरियों और अनाज के धूल की गंध बसी रहती थी। एक दिन धर्मचंद उसके पास आया। उसकी मेहनत से वो बहुत खुश था। शाबाश माधव, तुम्हारी ईमानदारी और फौलादी मेहनत देखकर मेरा दिल खुश हो गया। रतनगढ़ में बहुत से मजदूर आए और गए, पर तुम जैसा मेहनती और सच्चा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी इसी लगन को देखते हुए आज से मैं तुम्हारी पगार 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर रहा हूँ। सेठ जी, ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मुझ जैसे गरीब के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारी मेहनत का फल है माधव, मेरी कृपा नहीं। ऐसे ही काम करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। कुछ महीने बीत गए। बढ़ी हुई पगार और अपनी पुरानी जमा पूंजी की मदद से माधव ने एक छोटा सा कच्चा ही सही पर अपना खुद का घर खरीद लिया। अब उसे गोदाम में सोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक नई चिंता ने जन्म ले लिया था। राम राम।
आज दोपहर सुखिया काका बता रहे थे कि पिछली रात कैसे लुटेरों ने रघु की झोपड़ी से सारी जमा पूंजी साफ कर दी। बेचारा अब दाने दाने को मोहताज है। ये चिंता तो मुझे भी सता रही है। मुझे अभी जाकर सेठ जी को सारी बात बतानी चाहिए। सेठ जी, आपकी कृपा से मैंने अब रहने के लिए एक छोटा सा घर भी ले लिया है और कुछ 7,000 रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर सेठ जी, अब मुझे एक डर सताने लगा है। मेरा घर अकेला है और मैं दिन भर यहाँ काम पर रहता हूँ। मुझे हर वक्त उन पैसों के चोरी होने या चूहों के कुतरने का डर सताता रहता है। समझ नहीं आता कि अपनी ये गाढ़ी कमाई कहाँ सुरक्षित रखूं। चिंता मत करो माधव, तुम्हारी मेहनत की कमाई बेकार नहीं जाएगी। मेरे पास एक उपाय है। ऐसा करो, तुम अपने पैसे गांव के पटवारी रौनक लाल के पास रखवा दो। वो सरकारी आदमी है और उसके पास लोहे की मजबूत तिजोरी भी है। तुम्हारा पैसा वहां एकदम सुरक्षित रहेगा। जैसा आप कहें सेठ जी, आपकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अगर आप कह रहे हैं तो पटवारी जी पर भरोसा करना ही सही होगा। अगले ही दिन माधव अपनी पोटली में वो 7,000 रुपए संभाल कर पटवारी रौनक लाल की हवेली पहुंचा। नमस्ते पटवारी जी, मैं धर्मचंद सेठ के गोदाम में काम करता हूँ। सेठ जी ने आपकी बहुत तारीफ की है। ये मेरी जीवन भर की गाढ़ी कमाई है, पूरे 7,000 रुपए। सेठ जी ने कहा है कि ये आपके पास सबसे सुरक्षित रहेगी। कृपया इसे अपनी तिजोरी में जगह दे दीजिए। आओ आओ माधव भाई, डरो मत। सेठ धर्मचंद मेरे पुराने मित्र हैं। तुमने सही फैसला किया है। इस हवेली की दीवारों और मेरी फौलादी तिजोरी को भेदना किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारे पैसे यहाँ खजाने से भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लाओ, इसे मुझे सौंप दो और निश्चिंत होकर काम पर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी, अब मेरा मन हल्का हो गया। माधव को क्या पता था कि जिस तिजोरी को वो सुरक्षा का द्वार समझ रहा था, वो दरअसल उसके सपनों को निगलने वाला एक जाल था। कुछ महीने बीते और जब माधव को अपनी जमीन के सौदे के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो वो वापस उसी हवेली पहुंचा। पटवारी जी, अब मुझे एक छोटी सी जमीन लेनी है। कृपया मेरे 7,000 रुपए मुझे वापस कर दीजिए। कौन से पैसे माधव? कैसे पैसे? जी, वही पैसे जो मैंने 2 साल पहले आपको संभालने के लिए दिए थे। अरे मूर्ख, तुम्हारे पास कोई कागज है? कोई स्टैम्प पेपर है? वो पैसे तो तुमने गोदाम टैक्स के रूप में जमा किए थे। अब वो वापस नहीं मिल सकते। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मेहनत की कमाई मुझे दे दीजिए। निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी मुंह उठाकर। भाग यहाँ से। माधव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाते हुए वापस गोदाम पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे और दिल बैठा जा रहा था। अगले कुछ दिनों तक माधव की हालत पागलों जैसी हो गई। वो काम तो करता पर उसका मन कहीं और था। वो भारी बोरियां पीठ पर लादता पर उसकी चाल में वो पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। वो हमेशा गहरी चिंता में डूबा रहता। एक दोपहर सेठ धर्मचंद गोदाम का मुआयना करने आए। उन्होंने देखा कि माधव किसी चिंता में डूबा कुछ सोच रहा था। क्या बात है माधव? कई दिनों से देख रहा हूं तुम न ठीक से खा रहे हो न किसी से बात कर रहे हो। काम में भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा। क्या उन पैसों को लेकर अब भी डर लग रहा है? वो तो पटवारी के पास सुरक्षित है ना? सेठ जी, मैं बर्बाद हो गया। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिल गई। मैं पटवारी जी के पास गया था पर उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कोई पैसा दिया ही नहीं, उल्टा मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। जब धर्मचंद को रौनक लाल की इस नीचता और धोखेबाजी का पता चला तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने समझ लिया कि सीधा साधा माधव एक शिकारी के जाल में फंस चुका है। उन्होंने तुरंत उस भ्रष्ट पटवारी को सबक सिखाने और माधव का हक वापस दिलाने की एक अचूक तरकीब सोची। हिम्मत मत हारो माधव। बाबा भैरव ने कहा था ना कि सच्चाई की जीत होगी। उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। उस लालची पटवारी को अब मैं उसकी ही भाषा में जवाब दूंगा। बस तुम एक काम करना, कल तुम ठीक उसी समय पटवारी के घर आना जब मैं वहां मौजूद हूं। धैर्य रखो, तुम्हारे पैसे ससम्मान वापस मिलेंगे। अगले दिन
योजना के अनुसार सेठ धर्मचंद भारी कदमों और चेहरे पर चिंता का मुखौटा ओढ़े सेठ जी सीधे पटवारी रौनक लाल की हवेली पहुंचे। लालची पटवारी ने जैसे ही सेठ जी को एक बड़े बक्से के साथ देखा, उसकी बाँछें खिल गईं। नमस्कार पटवारी जी, मुझे कुछ महीनों के लिए शहर जाना पड़ रहा है। इस बक्से में 1 लाख रुपए नगद और कुछ गहने हैं। मुझे आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं है। क्या आप इसे अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख सकते हैं? अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये बक्सा मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेगा। लाइए, इधर रख दीजिए। योजना के अनुसार माधव हवेली के भीतर दाखिल हुआ। उसका चेहरा दुखी था। उसने सीधे जाकर पटवारी के सामने हाथ फैला दिए, जैसे वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आया हो। पटवारी जी, मेरे पैसे दे दो। भगवान के लिए मुझ गरीब पर रहम करो। मेरी पाई पाई की कमाई लौटा दो। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरी मेहनत का फल मुझे वापस दे दीजिए। अरे माधव, तुम भी ना, कल मेरी बात समझे ही नहीं। मैं तो तुम्हें बस कागजी नियमों की पेचीदगियां समझा रहा था। तुम तो इतने में ही बुरा मान गए और नाराज होकर चले गए। रौनक लाल को डर था कि अगर सेठ धर्मचंद को उसकी बेईमानी की भनक लग गई तो वो 1 लाख रुपए वाला भारी भरकम बक्सा वापस ले जाएंगे। बड़े खजाने को हाथ से न जाने देने के लिए उसने तुरंत माधव की जमा पूंजी की वो थैली बाहर निकाली। ये लो माधव, तुम्हारी जीवन भर की मेहनत की पूरी कमाई, 1-1 रुपया इसमें सुरक्षित है। मैं तो बस इसे अच्छे से गिनकर और पक्का हिसाब करके ही तुम्हें देना चाहता था। लो, अब इसे संभालो और अपने काम पर ध्यान दो। पटवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। हाँ तो सेठ जी, लाइए वो 1 लाख रुपए वाला बक्सा मुझे सौंप दीजिए। तभी सेठ जी का मुनीम हांफता हुआ और चेहरे पर बनावटी घबराहट लिए भीतर भागा चला आया। उसने पटवारी की ओर एक नजर भी नहीं डाली और सीधे सेठ जी के पास खड़ा हो गया और बोला, सेठ जी, बड़ा अनर्थ, मेरा मतलब है बड़ी खबर है। आपको शहर जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी संदेश आया है कि शहर के बड़े व्यापारी खुद ही हमारा सारा अनाज खरीदने के लिए आज शाम रतनगढ़ आ रहे हैं। सब कुछ यहीं हवेली पर ही पक्का होगा। अरे वाह मुनीम जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। अब जब मुझे जाना ही नहीं है तो अपना धन घर से बाहर रखने का तो कोई तर्क ही नहीं बनता। क्षमा करना पटवारी जी, अब मुझे ये बक्सा आपके पास रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी ईमानदारी और आपकी नीयत का असली रूप दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रौनक लाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से सब कुछ चला गया। ऐसे लोगों का इलाज यही है माधव। अब वो अपनी खाली तिजोरी को ताकता रहेगा और अपनी फूटी किस्मत को कोसेगा। जी सेठ जी, आज दिल बहुत हल्का हो गया। ऐसे कपटी इंसान को जब अपनी ही दवा का स्वाद चखना पड़ता है तो कलेजे को ठंडक पहुंचती है। आपकी बुद्धिमानी ने आज उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी।